मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 2 जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन और लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो उसके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको आज मैं समझा रही हूँ। इससे पहले हमने गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर समझे थे और आज पाठ के जो पीछे प्रश्न दिए जाते हैं, पूरा पाठ पढ़ने के बाद पीछे उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। व्यक्ति बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए जाता है। वहाँ पर सजी हुई सुंदर सुंदर चीज़ों को देखकर उसके आकर्षण में फंस जाता है। यानी बाजार में एक जादू है जो अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। तो वो सुंदर चीज़ें देख करके मनुष्य उसकी तरफ खींचा चला जाता है और फिर इतनी अनावश्यक चीज़ें खरीद लेता है जो उसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यही बता रहे हैं कि बाजार के जादू में फंसने पर या बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बहुत सी अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेता है और जब बाजार का जादू उतर जाता है तब वो उन चीज़ों को देखता है तो उसे लगता है कि ये मेरी ज़रूरत की नहीं है या ये जो चीज़ें मैंने खरीद ली हैं इससे मुझे आराम नहीं बल्कि मुझे असुविधा हो रही है। यानी या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये भी क्यों खरीद ली, ये भी क्यों खरीद ली, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, इसके बिना काम चल सकता था। तब दिमाग में ये आता है कि मैंने तो वैसे ही पैसे खर्च कर दिए हैं। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो वो अनावश्यक चीज़ें खरीदता जाता है और जब जादू उतरता है तब वही चीज़ें उसे जो है असुविधा देने लगती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को देख देख करके वो परेशान होने लगता है कि मैंने ये सब चीज़ें क्यों खरीदी हैं। तो प्रश्न 2 है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। ठीक है, भगत जी काम क्या करते हैं बच्चों? भगत जी चूर्ण बेचते हैं। तो चौक बाजार से काला नमक तथा जीरा खरीदने के लिए वह वहाँ जाते हैं। वह अपनी आंखें खुली रखते हैं, मतलब बाजार में चलते हुए जो भी चीज़ें रखी हुई हैं बाजार में उन सबको देखते हुए जाते हैं, लेकिन उनको देखकर एकदम से भौचक्के से नहीं हो जाते हैं भी हाँ कितनी सुंदर चीज़ है तो मैं इसे खरीद लूँ। वह संतुष्ट मन से और खुली आँख से बाजार में जाते हैं। मन में संतुष्टि होती है, मन में ये सोच के जाते हैं कि मुझे सिर्फ नमक और जीरा ही चाहिए, तो वही चीज़ें वो खरीदने के लिए जाते हैं। बड़े बड़े फैंसी स्टोर, उन पे बाहर बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं जो बड़ी सुंदर होती हैं, जिन्हें देखकर हर व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन भगत जी पर वो चीज़ें कोई प्रभाव नहीं डालती और वह रास्ते में कहीं नहीं रुकते। एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर के जा कर के वहाँ से जीरा और नमक खरीदते हैं और उनके लिए बस बाजार की उपयोगिता इतनी ही है। जब जीरा नमक खरीद लिया उसके बाद मन में कोई भी चीज़ खरीदने की इच्छा नहीं होती और उनके लिए चांदनी बाजार का जो सारा आकर्षण है वो व्यर्थ हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। अब भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू समाज में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है। मतलब यदि सभी लोग भगत जी की तरह ही अनावश्यक वस्तुओं को खरीद करके इकट्ठा न करें तो समाज में स्पर्धा नहीं बढ़ेगी। एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ है, मतलब एक दूसरे के साथ जो कंपटीशन है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, दूसरा कहता है कि मैं उससे बड़ा आदमी हूँ, तो इस होड़ में वो एक सामान खरीदते जाते हैं, घर को भरते जाते हैं, बाजार में भी दिखाते हैं और घमंड में यानी अपनी ऐंठ में रहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा, हम ये खरीद सकते हैं। और यदि भगत जी के व्यक्तित्व से यह सीख ली जाए कि हमें ज़रूरत का सामान ही खरीदना है और जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना है, फालतू यानी व्यर्थ की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, तो समाज में स्पर्धा नहीं बढ़ेगी, वस्तुओं का बनावटी अभाव भी नहीं होगा, चोर बाजारी रुकेगी,
शोषण की ठगी नहीं होगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा और जिससे समाज में शांति बनी रहेगी। भी जब हमें चीज़ ज़रूरत का सामान खरीदना है, बाकी खरीदना ही नहीं है, तो महंगी महंगी चीज़ें पड़ी रहेंगी, क्या करेंगे हम खरीद के? उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतनी खरीद लो। अब आ जाता है प्रश्न इसका तीसरा है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, यानी बाजारूपन का क्या अर्थ है और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। 3 प्रश्न हो गए एक तरह से। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, यानी क्या अर्थ है। बाजारूपन का तात्पर्य है बाजार नामक संस्था को भ्रष्ट करना। तो सबसे पहले बाजारूपन शब्द का क्या अर्थ हुआ? बाजार नाम की जो संस्था है उसे भ्रष्ट करना। बाजार का लक्ष्य मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो बाजार का लक्ष्य क्या है? मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना। जो व्यक्ति अपनी ज़रूरत को भली भांति जानता है तो उसकी पूर्ति बाजार से करता है, वह बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। मतलब जिसे पता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है तो बाजार में जाकर के वही चीज़ खरीदता है, यानी उसकी पूर्ति बाजार में ही होती है, तो वही बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही बाजार की सार्थकता है। परचेजिंग पावर यानी खरीदारी करने की जो शक्ति, पैसे की जो शक्ति है, उसका प्रदर्शन करके अनुपयोगी तथा अनावश्यक वस्तुओं को बहुतायत में खरीदने से बाजार के स्वरूप में जो विकार उत्पन्न होता है वही बाजारूपन है। यानी बाजार में हम जाते हैं, बहुत सी अनुपयोगी जो हमें नहीं चाहिए, बिना उपयोग की चीज़ें जो हैं, अनावश्यक चीज़ें जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, उनको हम बहुत अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। तो ये बाजार में, इससे बाजार के स्वरूप में विकार उत्पन्न होता है, जो कि बाजारूपन है। इसका प्रश्न नंबर 4 है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? अब देखो, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। बाजार में व्यक्ति खरीदारी करने के लिए जाता है, वह मतलब कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई बच्चा है, किस जाति का है, किस धर्म को मानने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, इस बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि सब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार जाते हैं। वहाँ किसी भी ग्राहक का धर्म, जाति तथा लिंग नहीं देखा जाता। बाजार में मनुष्य के पास केवल एक चीज़ देखी जाती है और वह है उसकी क्रय शक्ति, खरीदारी करने की शक्ति, उसका पैसा। यानी वह पैसे दे करके जितनी चाहे चीज़ें खरीद सकता है, चाहे उसे उसकी ज़रूरत है या नहीं है। जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग का भेद न रहने से बाजार सामाजिक समता का रचयिता कहा जाता है। यानी समाज में समानता की भावना, क्योंकि इनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो इसलिए बाजार जो है उसको सामाजिक समता का रचयिता कहा गया है। लेकिन आर्थिक सामर्थ्य की दृष्टि से अमीर और गरीब ग्राहकों में यहाँ भी भेदभाव होता है। भी यदि आर्थिक दृष्टि से अब धनवान और गरीब व्यक्ति, जब दो तरह के लोग वहाँ जाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो खरीदारी नहीं कर पाएंगे, जिनके पास बहुत अधिक पैसा है वो खरीदारी करके तो उनके मन में बड़ा अहंकार भर जाता है, वो दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं। तो ये तो इनमें भेदभाव जो है ये तो बाजार में रहता ही है। अब अगला इसका 5वां प्रश्न आता है, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें, मतलब कि जब पैसा शक्ति परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। ठीक है,
अब शक्ति का परिचायक। पैसे को शक्ति माना जाता है उसके बल पर, यानी यदि हमारे पास पैसा है तो संसार में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। अब जो मंदिरों में माथा टेकने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी गरीब व्यक्ति लाइन में लगा रहता है, लेकिन पैसे वाले जो हैं वो दूसरे रास्ते से होकर के पहले ही उन्हें माथा टेकने को लिए आगे ले जाया जाता है। ठीक है। अब मंदिरों में अधिक दान देने वालों को भी प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता मतलब उन्हें आगे रखा जाता है। जो दान अधिक देते हैं तो उन्हें जो है आगे रखा जाता है। अधिक पैसा चढ़ाने वालों को वीआईपी दर्शनों की भी सुविधा होती है। उनको प्राथमिकता से तथा मूर्ति के निकट ले जाकर के दर्शन कराए जाते हैं। रिश्वत लेने में पकड़े जाने वाले रिश्वत देकर के छूट जाते हैं। अब रिश्वत देने में मतलब कोई रिश्वत लेता हुआ यदि पकड़ा गया है तो वो आगे दूसरे को भी रिश्वत देकर के छूट भी जाता है। पिछले वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बिजली की चोरी करते पकड़े गए हैं तो जेल जाने की नौबत आ गई थी, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने आगे जो है पैसे दे करके यानी रिश्वत दे करके अपने आप को जेल जाने से बचा लिया था। तो इस तरह से उदाहरण बन जाते हैं कि जब पैसा जो शक्ति परिचय के रूप में साथ देता है हमारा। अब आ जाता है जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। कई ऐसे भी उदाहरण होते हैं जहाँ पर पैसे की शक्ति कोई काम नहीं आती, और जब पैसे की शक्ति काम नहीं आती तब जो है बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। अब इसमें बता रहे हैं लेखक कि जहाँ पैसे की शक्ति काम नहीं आती तो उसे जो है बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक बार कॉलेज के प्राचार्य ने अपने परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्रों को विशेष सुविधा देने के लिए प्रस्तुत नोटों से भरा ब्रीफकेस लौटा दिया था। मतलब कुछ छात्र जो हैं परीक्षा में विशेष सुविधा चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि चीटिंग करवा दी जाए हमें, और उन्होंने उसे पैसा दिया, लेकिन प्रिंसिपल महोदय ने वो पैसा नहीं लिया। वो पूरा बैग जो था पैसों से भरा हुआ वो वापस लौटा दिया। अब सुविधा चाहने वाले ने बोर्ड के दफ्तर जाकर परीक्षा केंद्र ही बदलवा लिया। तब उन्होंने क्या किया कि उससे वहाँ पर उनकी जो पैसे की शक्ति काम नहीं आई तो कहीं और जाकर के उसी पैसे से अपना जो परीक्षा केंद्र था वही चेंज करवा लिया। तो ये है मतलब पैसे में बड़ी शक्ति है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे की शक्ति हर बार हमारे काम आए। अब कहते हैं ना पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। अब कई बार व्यक्ति के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी देखो आप, ये कोरोना काल में ये ऐसी भयंकर महामारी फैली हुई है कि बहुत पैसा होता है लोगों के पास, लेकिन वो पैसे से ये नहीं होता कि उनकी जान बच जाए। कई बार जो है वो ज़्यादा ही असर कर देती है ये बीमारी, तो उनकी भी मृत्यु हो रही है। तो इस तरह से वो पैसा भी काम में नहीं आ रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो पैसे का अहंकार व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। इसका कुछ पता नहीं है, आज किसी के पास है कल उसके पास रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे बहुत से लोग हमने अपनी आंखों से भी देखे हैं जो बहुत धनवान थे और एकदम से गरीब हो गए हैं, और जो बहुत गरीब थे वो एकदम से धनवान हो गए हैं। यानी पैसा आने जाने चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा हमेशा हर एक के पास, जिसके पास है उसके पास हमेशा ही रहेगा। समय को बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये जो इसके प्रश्न थे पाठ के पीछे दिए हुए थे 5 प्रश्न, ये मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसके कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।